हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। तो ये एक सीरीज़ है हमारी और इसकी स्टार्टिंग इस वीडियो से हम करेंगे। सीरीज़ किस चीज़ की है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, प्राइस एक्शन के बारे में है। तो प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है, यानी कि इस वीडियो से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जितने लोग मार्केट में नए आए हैं, जिनको अभी 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, या जो शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइस एक्शन का नाम सुना है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है, इस पर कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम इसको इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में किस पे प्ले कर सकते हैं। तो हालांकि हम ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादातर फोकस हमारा इंट्राडे के अंदर रहेगा। दूसरी चीज़, मैं चार्ट को किस तरीके से रीड करता हूँ, तो प्राइस एक्शन को समझने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या क्या चीज़ों को देखकर ट्रेड लिया जाता है, और ट्रेड लेने से पहले जो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसको समझने के लिए वो कितना वर्क करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो की सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आज हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा प्राइस एक्शन के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, उसके अलावा कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। कैंडल स्टिक की कौन सी नॉलेज, जो किताबों पे आपने पढ़ी है, या जो किताबों पे या जो चार्ट पे आपको गूगल पे मिलता है, उससे बिल्कुल अलग हटके मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि कैंडल स्टिक के नाम सेम होंगे, लेकिन उसका काम करने का तरीका, उसकी साइकोलॉजी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। रीज़न बिंग कि मैंने जो चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं, एक चीज़ मैंने देख ली कि भाई मार्केट के अंदर वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें मुझे पता है, और जो चीज़ें दुनिया को पता है, स्मार्ट मनी सब जानती है कहाँ पे पैसा लग रहा है, किस चीज़ को देखकर लोग पैसा लगा रहे हैं, वो अपोजिट उसके काम करती है। आपको दिखाती कुछ और है, काम कुछ और होता है। तो इसको देखकर हम यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में जो बात करेंगे, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड करता हूँ, मैं कौन सी कैंडल बन रही है, उसका कैंडल का बॉडी का रेशियो कितना है, कैंडल की हाई और लो का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कहाँ पे मार्केट में कौन सी कैंडल को फॉलो करना चाहिए, कौन सी कैंडल को फॉलो नहीं करना चाहिए, सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, रजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ फिबोनाची, यानी कि कैंडल स्टिक, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और प्राइस एक्शन, ये 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बारे में मैं कम से कम 8 से 10 वीडियो की पूरी सीरीज़ बताऊंगा। 8 से 10 वीडियो को अगर आप देख लेते हो और देखने के बाद आप उसको नोट डाउन करके आप चार्ट पे जाके देखो, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा ना, वो ठीक है, सारी चीज़ें आप देखोगे, लेकिन आपको मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट में जाके उन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी होगी। रीज़न में कि देखो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ट्रेड में एंटर तो कर जाओगे, लेकिन कभी अपना ना तो आप स्टॉप लॉस ले पाओगे, ना तो कभी आप अपना टारगेट ले पाओगे, ठीक है। तो टारगेट लेने के लिए या बड़े बड़े टारगेट प्ले करने के लिए आपके पास एंट्री लेने के बाद आपको पता होगा, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने एंट्री तो कर ली, मार्केट आपके साइड में 150 पॉइंट चला गया और आपका टारगेट सपोज वहाँ पे 200 पॉइंट है एग्जांपल, और मार्केट अगर आपके 100 पॉइंट अगेंस्ट में एक बड़ी कैंडल बना देता है ना, तो आप अपने स्टॉप लॉस से पहले अपनी पोजीशन को कट करके भाग जाते हो। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सेटअप पर, मार्केट के स्ट्रक्चर पर, या फिर कहीं ना कहीं आपको अभी लैक ऑफ नॉलेज है थोड़ा सा, जिसके बेस पर आप ट्रेड लेते हो। तो ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, नहीं देखा जाता, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। जो भी वीडियो की सीरीज़ आएगी लगातार इसी टॉपिक के ऊपर आएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस सेक्शन हो, जो मैंने 5 टॉपिक आपको बताए हैं, इन पाँचों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना और यूज़ करके ट्रेड लेना। अगर आप ये पांचों चीज़ों को फॉलो कर लोगे, उसके साथ मैं आपको 1-2 इंडिकेटर के बारे में भी बताऊंगा, तो 6 से 7 टॉपिक हो जाएंगे, जिसके ऊपर लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियो बनेगी। आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो रहेगी। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सब कुछ छोड़कर, सारे प्रीमियम कोर्सेज, सारे पेड कोर्सेज को छोड़कर अगर आपने केवल इन सब चीज़ों पे फोकस कर लिया, तो आप भी चार्ट को रीड कर सकते हो, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। क्योंकि चार्ट रीड करने से पहले सामने जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कैंडल्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू, उस चार्ट के पीछे की असली कहानी क्या है बेसिकली, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी महंगे कोर्स खरीद लो, सारी चीज़ें कर लो, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ चार्ट में जाके आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ें 10 में से 8 बार या 7 बार काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके काम की है। अगर आपके काम की है तो आप उसको फॉलो करो, काम की नहीं है वीडियो देखना हो देखो, नहीं देखना है मत देखो। क्योंकि जहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आपके काम का कोई मतलब, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके मतलब की नहीं है, आपको लगता है कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी और चीज़ को फॉलो करोगे।
मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ, सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ, वो सिंपल चीज़ें बताऊँगा, लेकिन मेरा फॉलो करने का, उनको अप्लाई करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हर चीज़ के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता हूँ। मैं फिबोनाची को भी यूज़ करता हूँ, मैं टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, मैं मार्केट में एंट्री लेने के लिए फिबोनाची का यूज़ करता हूँ। एंट्री लेने से पहले जो टारगेट होता है, टारगेट में कोई मेरा ऊपर बैरियर है कि नहीं, उसके लिए मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ। मैं ईएमए का यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करता हूँ, मैं वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल, तो मेरे इसलिए हर डे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू हम सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आज मैंने ना तो सेल साइड का कोई ट्रेड लिया, ना तो मैंने कोई बाई साइड का ट्रेड लिया, लेकिन आज के चार्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा। सबसे पहले अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे जो एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिला, ये ट्रेड मेरा कैसे मिस हुआ, ये वाला जो बड़ा ट्रेड है ये कैसे मिस हो गया, और उसके बाद जो यहाँ पे जो कैंडल बनने के बाद जो ये बाइंग साइड का जो ट्रेड बना है ये कैसे मिस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, बट एक साइडवेज मार्केट है तो उसमें प्रीमियम ज़्यादा बढ़े नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेड मिस होने के पीछे का रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वाला ट्रेड मिस हो गया, ये वाला ट्रेड क्यों मिस हो गया वो भी बताऊंगा, ये वाला ट्रेड मैंने क्यों मिस किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज के चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कल हमारा मोहरो ट्रेडिंग था, तो मोहरो ट्रेडिंग के दिन ये चार्ट हमारा बना, ये लगा लो कि अब बन गया चार्ट। ठीक है, ऐसे ही हर बार बनता है ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं होता। कल यहाँ पे देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनी है, ऑप्शन के चार्ट में जाके देखना, वहाँ पे तकरीबन 60 पॉइंट माइनस में आके ऑप्शन का प्रीमियम बंद हुआ है। पता नहीं क्यों हुआ, वो कोई लैग था या क्या, पता नहीं क्या मैनिपुलेशन हुआ था, क्या हुआ था। कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ गई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम यहाँ की जो 42,000 की जो कॉल थी, ठीक है, 42,000 की कॉल, वो 60 पॉइंट नेगेटिव में जाके बंद हुई है, और पुट का जो प्रीमियम है जहाँ पे चल रहा था वहीं पे जाके बंद हुआ है। अब इस चार्ट के पीछे की क्या कहानी थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता। मैंने तो ट्रेड लिया था पुट साइड में, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लिया, उसमें मेरे ख्याल से 10 से 12 रुपये के आसपास का प्रीमियम बना था, तो वो मैं लेके एग्जिट कर गया, क्योंकि ठीक है मोरो ट्रेडिंग था, थोड़ा सा अपने फॉर्मेलिटी करनी थी, वो करके निकल गए। अब आज के चार्ट में आप देखो कि क्या है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट में एक शार्प फॉल आता है। ये जो शार्प फॉल आया है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है? अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, इसका क्या मतलब है? ये जो कैंडल यहाँ पे बनी, इस कैंडल का क्या मतलब है? और यहाँ पे जो कैंडल बनी, इस कैंडल का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, इस कैंडल का क्या मतलब है? सबसे पहले आप कैंडल्स के बारे में समझो। ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये कोई रिटेलर की कैंडल नहीं है, ये वो प्लेयर हैं जो मार्केट में अपनी पोजीशंस को पिछले दिन बनाकर जाते हैं, और उनके बेस पर ये कैंडल बनती है। तो पहली कैंडल ना तो मैं सेलिंग आइडेंटिफाई करता, ना तो मैं बाइंग आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो भी पोजीशंस बनी है उसमें या तो कुछ फेरबदल किया गया है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की गई हैं, या फिर अपनी पोजीशंस को मैनेज किया गया है, वहाँ पे कोई एवरेजिंग की गई है। तो पहली कैंडल को मैं अवॉइड कर देता हूँ, ये मेरी साइकोलॉजी है। पहली कैंडल को मैंने अवॉइड किया, मैं मानता हूँ कि स्मार्ट मनी की कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ आता है और अपने आप को होल्ड करता है, और यहाँ से एक बाइंग जनरेट होता है। ये बाइंग मार्केट को कहाँ पे लेके जाता है, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि जो बाइंग के बाद ये एक कैंडल बनी, ये कैंडल ने पूरी ये बाइंग मूव को अकेला खा के चला गया। ऐसा क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, देखो चार्ट के पीछे की कहानी को अगर आप समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए या यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, मैं ये मान के चलता हूँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिबोनाची का यूज़, फीवो को यहाँ पे लिया होगा। पहली कैंडल में उनको कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे करके मार्केट जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ये इस तरीके से एक फीवो ड्रॉ किया होगा। ठीक है, ये वाला एक आज ये जो स्विंग लो है और यहाँ का जो एक हाई है, इसको फीवो यहाँ पे फीवो का यूज़ किया। फीवो का यूज़ करने के बाद ज़्यादातर लोगों ने देखा कि भाई मार्केट 0.61% के एरिया में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? 0.61 का ये एरिया है, और ये रहा वो जोन जहाँ पे बाइंग एक्टिविटी होनी चाहिए थी रिटेलर की। एक्चुअल में वहाँ पे बाइंग धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, यहाँ पे पैसा लगना शुरू होता है, और पैसा लगने के बाद वापस मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। एक कहानी आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे बाइंग क्यों जनरेट हुई। ज़्यादातर लोगों ने 0.6 का लेवल यहाँ पे देखा होगा, जिसके बेस पर उन्होंने बाइंग का यहाँ पे प्लानिंग किया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे फीवो का काम हमारा खत्म हो गया, इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे फीवो का काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फीवो को ड्रॉ, मैंने अभी यहाँ पे फीवो को ड्रॉ देख लिया, और मैंने देख लिया कि यहाँ पे बायर आएंगे, रिटेलर बायर आएंगे, और एक मूव नीचे की साइड आएगा। उसके पीछे का रीज़न था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहाँ तक जा सकता है। सिंपली
ये फीवो का टूल आपने लिया और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एक इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के दो तरीके हैं। पहला, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लो, या फिर इस वाली कैंडल से लेके यहाँ तक कैंडल पे मार्क कर लो। आप जो भी मार्क करना चाहो मार्क करो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो पुराना स्विंग हाई है या पुराना स्विंग लो है मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने प्रेफर किया और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया बॉटम जो बन गया। अब यहाँ पे एक कहानी ये समझो कि देखो फीबो को ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, मैं कौन कौन से लेवल को यूज़ करता हूँ। अगर मुझे देखो यहाँ पे ये जो फीबो का चार्ट आप देख रहे हो, इसमें मैंने कैसे क्या क्या चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये जो लेवल है 0.382, 0.5 और 0.6, ये तीन लेवल को मैं प्रेफर करता हूँ मार्केट में रिट्रेसमेंट को ढूंढने के लिए। टारगेट के लिए मेरे अलग हैं, स्टॉप लॉस के लिए मेरा अलग फीबो यूज़ करता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो तीन लेवल है, इस तीन लेवल पर मैं कैसे काम करता हूँ। इस देखो 0.382 का जो लेवल है, इसको मैं कैसे कंसीडर करता हूँ। इसके कंसीडर करने के लिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में मैंने जो भी स्विंग बनाया है और जो आज का लेटेस्ट स्विंग लो लगा हुआ है, जहाँ तक मार्केट गिरा है, उसके बाद मार्केट कितना रिकवर करेगा, उसके लिए अगर मेरे पास 0.38 का लेवल है, मैं ये 0.38 को कब फॉलो करता हूँ, 0.5 को कब फॉलो करता हूँ, 0.6 को कब फॉलो करता हूँ। सबसे पहले 0.38 का समझो। जब भी मार्केट में जो मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो बनाया है, अगर स्विंग हाई से स्विंग लो का डिस्टेंस 250 पॉइंट से ज़्यादा का है तो मैं 0.382 को फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मार्केट में ऊपर से लेके अगर ये टॉप पकड़ते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मार्केट का डिस्टेंस कितना है, 272 पॉइंट का। यानी 272 पॉइंट मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब है कि मेरा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 0.382 होगा। अगर ये 250 पॉइंट से कम होता या 240 पॉइंट से कम होता तो मैं 0.382 को कंसीडर नहीं करता, मैं 0.6 को कंसीडर करता। अगर 250 पॉइंट से कम है, मतलब 250 पॉइंट से कम बोले तो जैसे कि 200 पॉइंट, 220 पॉइंट, 240 पॉइंट है तो मैं 0.6 को कंसीडर करता। अगर इसका डिस्टेंस और जो मैंने बॉटम मार्क किया है, सपोज मैंने यहाँ से लेके और ये वाला बॉटम मार्क किया, ठीक है, 375 पॉइंट का है। अगर 375 पॉइंट का है तो मैं 0.5 को फॉलो करूँगा। ठीक है ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मैंने चार्ट में जा के ना चार्ट पे प्रैक्टिस किया है, फीबो को ड्रॉ किया है, हर एंगल पे ड्रॉ कर करके मैंने देखा है और चार्ट पे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मेरा फीबो का कॉन्सेप्ट मिला है कि मैं फीबो को किस तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मेरे अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग है। मैं यहाँ पे उनमें से एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 0.38 का लेवल था और मार्केट क्या करता है, जब फॉल करता है 272 पॉइंट का फॉल कर गया, यानी 250 पॉइंट से ऊपर का, तो 0.38 की विंडो मेरी ओपन हो गई। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो इसीलिए मैंने बाय नहीं किया। इसके पीछे के दो रीज़न है, तीन रीज़न है। पहला रीज़न, ये जो लेवल था 0.6, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्क किया गया, यहाँ पे लेके देखो, यहाँ पे कुछ रिटेलर ने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया होगा, उन्होंने सोचा होगा मार्केट 0.6 के आसपास आके होल्ड कर रहा है तो यहाँ से एक बाइंग साइड की एक्टिविटी होगी, चलो भाई बाय कर लो। उन्होंने बाय किया, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जब वो बाय कर रहे हैं तो मैं बाय नहीं करूँगा। मैं स्मार्ट मनी के साथ प्ले करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे गया और जैसे 0.38 के आसपास आया तो पहला रजिस्टेंस मुझे दिख रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ पे बाय करता भी हूँ तो यहाँ से लेके पहला रजिस्टेंस जस्ट 62-65 पॉइंट के ऊपर है, मैं यहाँ पे क्यों बाय करूँ। और अगर मैं यहाँ पे बाय कर भी लूँ तो सीधी सी बात है कि अगला यहाँ पे 20 EMA का रजिस्टेंस दिखेगा। EMA का है, EMA मार्क कर देता हूँ, EMA ये रहा। यहाँ पे आप देखो, ये 20 EMA जो ग्रीन वाली लाइन है 20 EMA, ये 200 की लाइन है। 20 EMA का रजिस्टेंस जस्ट इसके ऊपर था। मार्केट ने क्या किया, 0.38 और 20 EMA दो रजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। तो ये तीन रीज़न मिले जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो 0.38% का एक रिजेक्शन लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता, क्योंकि 272 पॉइंट का फॉल हो चुका था। एग्जैक्ट उसी जगह पे आने के बाद 20 EMA का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कौन सा कैंडल बना हुआ है। कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। ये जो कैंडल्स बना हुआ है, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये कैंडल क्या बताता है, ये कैंडल क्या दर्शाता है। रेड कैंडल है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिविटी है, लेकिन ये कैंडल बन कहाँ पे रहा है और ये कैंडल का नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वाले बना तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने का पूरा प्लान करता, लेकिन उस समय मैं संजोग से यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये बाइंग साइड में तो मैंने देख लिया था, मैं कहा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये कैंडल बनी ना और जब तक मैं आया, जब तक मैं ऑप्शन का चार्ट खोलता, चार्ट को मैं देखता, मैं अपना स्टॉप लॉस फाइंड करता या इंडेक्स में मैं अपना सारी चीज़ें लगाता, तब तक ये कैंडल यानी कि गिरना शुरू हो चुकी थी और यहाँ तक तकरीबन ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन तक आ चुका। अब मैं वेट कर रहा था कि ये वापस ऊपर जाए तो मैं एंट्री लूँ, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, फिर धीरे धीरे करके नीचे ही आ गया।
ठीक है। अब ये नीचे आ गया तो मेरा एक ट्रेड तो ये मिस हो गया, यानी कि जो ये सेलिंग साइड का ट्रेड था, मैं डेफिनेटली अगर मैं होता तो मैं रिकॉर्ड करता और मैं आपको बताता ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, चलो मिस हो गया, अब मैं अगला वेट करूँगा। सेलिंग साइड का तो मेरा ट्रेड निकल गया। अब इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट है नीचे के समय, देखो पहली चीज़ अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है रेड कलर का, ये है सेलर का जोन, बायर और सेलर का जोन क्लोजिंग प्राइस के आसपास। बायर गैप डाउन में निकल गए, सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे किसके एसएल पड़े हुए हैं, सेलर के एसएल पड़े हुए हैं। ये जो स्विंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। अब मेरे पास एक जोन ये वाला है जहाँ पे सेलर का जोन है और एक बायर का जोन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन होने के बाद कितना नीचे की तरफ आ गया, पहले 5 मिनट में 108 पॉइंट का फॉल कर चुका है, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आया 150 पॉइंट, 150 पॉइंट मार्केट फॉल कर गया। अब मुझे आप खुद बताओ चार्ट में देख के कि मार्केट में जो ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं सेलर के, मार्केट को इसको ट्रिगर करना या इनके प्रॉफिट को कम करना ईजी है या फिर इनके प्रॉफिट को कम करना ईजी है, ठीक है। अब आप कहोगे ये वाला जोन बहुत पास है, बिल्कुल ये वाला जोन पास है, ये वाला जोन दूर है, क्योंकि यहाँ के जो बायर है वो सेफ है, यहाँ के सेलर अभी भी लटके हुए हैं। मार्केट जब 150 पॉइंट नीचे आता है और 150 पॉइंट नीचे आने के बाद मार्केट रिकवर कितना करता है भैया, 110 पॉइंट, यानी कि मैं इस वाले जोन से और इस वाले जोन तक मैं बात करूं तो केवल 41 पॉइंट, और अगर मैं यहाँ का क्लोजिंग प्राइस से लेके मैं यहाँ तक की बात करूं तो केवल 100 पॉइंट के आसपास। यानी कि आप इस वाले जोन से अगर फीवो को लेते हो और नीचे वाले जोन तक यहाँ पे मार्क करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, 0.5 का एक एरिया दिख रहा है और 0.6 का। तो आपका जब भी एक साइकोलॉजी है कि जब आपके प्रॉफिट में 100 रुपये आपको दिख जाएं और 100 रुपये की बजाय आपका 50 रुपये का प्रॉफिट रह जाए तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट करना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये फीवो का जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, इसकी साइकोलॉजी ये है कि जिनको रातों रात 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था उनका 50 रुपये कम हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। तो मैंने ये मान लिया यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना एसएल काट दिया होगा, अपने प्रॉफिट को निकाल दिया होगा, और कुछ लोग यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बैठे होंगे, ठीक है। वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक ईएमए का जोन, दूसरा यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट लेवल, वो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने कैसे निकाला, टॉप और बॉटम को पकड़े मैंने आपको वो बताया। अब यहाँ पे समझो असली कहानी यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस जगह पे बायर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बायर, 0 पॉइंट ये वाला लेवल और इस वाले लेवल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 0.61% का जो लेवल आया, इसको देखकर रिटेलर ने यहाँ पे पैसा लगाना शुरू किया। आप में से एक भाई ने पूछा कि भाई पैसा ज़्यादा किसके पास है, रिटेलर के पास या स्मार्ट मनी के पास। तो भैया ऐसा है, पैसा जो ज़्यादा है वो रिटेलर के पास है, स्मार्ट मनी के पास रिटेलर जितना पैसा नहीं है। अब दोनों में वो ऐसा क्यों है, आपने सुना होगा कि भाई स्मार्ट मनी के पास पैसा है, रिटेलर के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये थ्योरी गलत है। थ्योरी असली ये है, पैसा जो एक्चुअल में है वो रिटेलर के पास है। रिटेलर की ट्रेड करने की जो कैपेसिटी है, रिटेलर की जो ट्रेड करने की जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। इंस्टीट्यूशन गिनती के लोग होते हैं, ठीक है, गिनती के वहाँ पे हेज फंड्स होते हैं, गिनती के वहाँ पे चीज़ें होती हैं, FII DII या सेबी वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे आप जैसे यहाँ पे पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, तो पैसा रिटेलर के पास ज़्यादा है। लेकिन रिटेलर क्या करता है, मान के चलो रिटेलर के पास यहाँ पे 10,000 करोड़ का अमाउंट है। ये 10,000 करोड़, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 10,000 करोड़ जो यहाँ पे लग रहे हैं, 1000 करोड़ यहाँ लगेंगे, 1000 करोड़ यहाँ लगेंगे, 1000 करोड़ यहाँ लगेंगे, 1000 करोड़ यहाँ लगेंगे, 1000 करोड़ यहाँ लगेंगे। इस तरीके से जब 1000 करोड़ लगते हैं ना, तो वो 10,000 करोड़ रुपए दिखाई नहीं देते हैं। और स्मार्ट मनी क्या करती है, उनके पास 3,000 करोड़ रुपए हैं, वो 3,000 करोड़ एक ही जोन में जब बाय करते हैं तो वहाँ पे उनका पैसा दिखाई देता है। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाओ। सपोज आप इसको अपने PNL के अकॉर्डिंग लो, आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इस जगह पे आपने 100 क्वांटिटी में बाय किया, आपका PNL कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे होगा। अगर 100 क्वांटिटी में आपका ये मूव नीचे आया है तो आपका क्या होगा, 100 रुपये करके बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर मार्केट आया तो 100 रुपये करके, सपोज ये 20 पॉइंट का मान के चलो कैंडल बनी, तो आपके 20 रुपये का यहाँ पे यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट बना अगर 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन वहीं पे आप 100 क्वांटिटी की जगह यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बढ़ लो तो आपकी PNL कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। सेम कॉन्सेप्ट है, जब पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाया जाता है, हर कैंडल में लगाया जाता है, एक एक मनी में, एक सेकंड की कैंडल में लगता है, तो वहाँ पे पैसा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब स्मार्ट मनी क्या करता है, वही स्मार्ट मनी 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ लग के बैठा है, जबकि जो रिटेलर है उसके पास 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ मल्टीपल कैंडल्स के अंदर मल्टीपल सेकंड्स में लग रही है। स्मार्ट मनी अपना 2,000 3,000 करोड़ एक ही कैंडल और एक ही सेकंड में लगा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ये फ्लो बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लो, पैसा
स्मार्ट मनी के पास ज़्यादा नहीं है, पैसा जो है रिटेलर के पास ज़्यादा है, इसीलिए 95% लोग लॉस में ज़्यादा है। तो उसका सारा पैसा जाता कहाँ है? वो सारा पैसा स्मार्ट मनी के पास जाता है, या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनमें से कुछ पैसा उनके पास जाता है। तो एक चीज़ आप क्लियर करना। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं बायर के, ठीक है, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब यहाँ पे जब बायर के स्टॉप लॉस पड़े तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, मार्केट नीचे से अगर मैं इस जोन से लेके यहाँ तक मार्क करूँ तो कितने पॉइंट का डिस्टेंस है? 141, ठीक है। चलो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली इनके, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप ऊपर को देखोगे तो भैया यहाँ से 212 214 पॉइंट का डिस्टेंस है। मार्केट को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए या इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए। मार्केट वैसा करता नहीं है, मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है। जब यहाँ पे मेजर पैसा लग गया, नया फ्रेश पैसा लगा, लिक्विडिटी मिली, मार्केट क्या करता है, एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल, चलो नाम तो मैंने ही आपको बता दिया। उसके बाद वापस एक ही कैंडल में देखो यहाँ पे कितनी बड़ी फॉल हुआ है, 138 पॉइंट का फॉल हुआ है, ठीक है। शायद 138 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल था ये, 148 पॉइंट का फॉल है टॉप, यानी कि इस कैंडल का हाई से लेके लो तक। अब यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी है ना भाई साहब, ये कैंडल रिटेलर की कैंडल नहीं है, ये कैंडल है स्मार्ट मनी की कैंडल, स्टॉप लॉसेस की कैंडल, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस कैंडल। ये स्टॉप लॉस की कैंडल है। नीचे जितने स्टॉप लॉस पड़े थे मार्केट ने सबको कवर कर लिया, सारे प्रॉफिट को खा लिया। अब यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनकी बारी आ गई डरने की। ये जो बायर बैठे हैं इनका कितना प्रॉफिट कम हो गया भैया? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से यानी कि ये जो जोन है, ये जो लो लगा है, ये वाला जो लो लगा है यहाँ पे, इस वाली कैंडल का, ये वाली कैंडल है, इसका लो, मार्केट यहाँ तक आया ना, ऑलमोस्ट जितने बायर बैठे थे इन सब का पैसा मार्केट ने लगभग ज़ीरो कर दिया। और इनमें से कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, कई लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा। तो मेजर अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 37 पॉइंट, इस वीक से लेके इस वीक का 37 पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या था, ये दूर था, ये पास था, तो मार्केट को इसको ट्रिगर करना बहुत आसान था। मार्केट ने इस वाले बायर को ट्रिगर किया। जब ये बायर ट्रिगर हो गए उसके बाद यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है ना, अब मैं आपको आगे चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल अब मेरा यहाँ पे व्यू था बाइंग साइड का, ये बाइंग साइड का ट्रेड मेरा क्यों मिस हुआ, बाइंग साइड का व्यू क्यों था? पहली चीज़, फीबो को लेते हैं, और पिछला जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये पिछला स्विंग है, ये पिछला हाई, ये अगला हाई है। तो इस वाले स्विंग से मैंने इस वाले स्विंग तक मार्क कर लिया। अब मेरे पास एक्चुअल में फीबो का जो जोन आया, देखो ये वाला जो कैंडल है ना, पिछले दिन का मेजर चार्ट मेरे लिए ये है। दीपावली वाला चार्ट बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस वाले चार्ट को मैं क्यों फॉलो करूं जब इसके अंदर कोई स्टॉप लॉसेस वगैरह मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे मेजर लेवल पे। मेजर लेवल पे मेरे लिए चार्ट ये है जहाँ पे एक्चुअल में बायर इस वाले जोन पे बैठे थे, इस वाले जोन पे बैठे थे। यहाँ वाले बायर का पैसा ऑलमोस्ट कम हो गया, यहाँ वाले बायर से बैठे, इसलिए मैंने ये वाला स्विंग को कंसीडर किया, ये वाला स्विंग मैंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, बाइंग साइड में जाने के लिए। अब बाइंग साइड में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ मेरे पास कौन सा लेवल निकल के आता है, ये लेवल जो है 0.6 का लेवल, ये रहा, ये लेवल मेरे पास आया 0.6, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 0.6 का एक लेवल मेरे पास ये वाला आ गया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल मेरे को क्या दिख गया भाई, यहाँ वाले स्विंग खत्म हो गया मेरे लिए, ये वाला स्विंग वर्किंग है, ये वाला स्विंग वर्किंग है। मैंने यहाँ पे फीबो लेके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो 0.6 का लेवल आया, कैंडल नीचे की तरफ आती है और वापस ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो जाती है। तो पहला मेरा कंसीडर क्या था यहाँ पे, 0.61% का एक एरिया, यानी कि इस जोन से इस जोन के बीच का 61% प्रॉफिट इन लोगों का कम हो चुका है। तो यहाँ से एक उम्मीद थी कि रिट्रेसमेंट एक्चुअल में यहाँ से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होना जरूरी था। देखो फीबो का यूज़ मैंने आपको बता दिया, फीबो का यूज़ कैसे किया। प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर में आ जाओ, 200 EMA यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 20 EMA को यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, 20 EMA का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ 200 EMA, 0.6% के आसपास एक 200 EMA का एक सपोर्ट एरिया है। 200 EMA कैसे काम करता है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा कि मार्केट जब भी बड़ा फॉल करने के बाद सपोर्ट के आसपास 200 EMA को ब्रेक डाउन करके जब वापस ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन के साथ, तो 200 EMA इसका मतलब है कि वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 200 का एक सपोर्ट देख लिया, तो दो चीज़ें आपको दिख गई। बाकी की चीज़ें मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा जाके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे और कौन सा एक मेजर सपोर्ट है जो कि हॉरिजेंटल सपोर्ट या बॉक्स से सपोर्ट जिसे बोलते हैं वो है। उसके अलावा वॉल्यूम के बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेते हैं, ठीक है। चलो वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, यहाँ पे जो विक लगाने के बाद ये जो स्विंग है, ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये स्विंग है ना, यहाँ पे एक स्विंग बनाया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से ऊपर गया,
वापस मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद ये कहाँ पे आता है वापस, ये जो विक बनती है ये स्विंग के पास बनती है। पिछला स्विंग आपको दिख रहा है, पिछला स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी स्विंग के आसपास मार्केट आता है। तो अब मेरे पास क्या है, 200 EM है, फिबोनाची का जोन है, एक स्विंग का एरिया है, स्विंग के एरिया के आसपास मार्केट वापस जब यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो इस वाली कैंडल को ध्यान से देखो, ये फिबो का लेवल में ड्रॉ हटा देता हूँ, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को आप ध्यान से देखो, अब देखो कैंडल स्टिक की पावर यहाँ पे और वॉल्यूम एनालिसिस, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल को ध्यान से देखना मार्केट में, और ये वाली कैंडल को ध्यान से देखना, इस वाली कैंडल को ध्यान से देखना, 1 2 3, ये 3 कैंडल जब आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम का कहानी समझ में आएगा। कहानी क्या है, जब ये कैंडल ऊपर से ओपन होके नीचे आई, इसका वॉल्यूम क्या था, ये वाला लेवल था। चलो जी, इसका ये वाला वॉल्यूम है, इसको हम कर देते हैं वॉल्यूम को मार्क, इसका वॉल्यूम का हाई यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी, ये जो रेड कैंडल बड़ी वाली बनी है, इसका वॉल्यूम देखना कहाँ है, इसका वॉल्यूम है ये वाला। ऐसा क्या था, इस वाली कैंडल में वॉल्यूम इतना बड़ा था, लेकिन इससे बड़ी कैंडल जब यहाँ पे बनी तो इसके अंदर वॉल्यूम पिछले वाले वॉल्यूम से बिल्कुल नीचे है, इस वाले वॉल्यूम से भी नीचे है। ऐसा क्या था इस वॉल्यूम के अंदर, तो ये जो मार्केट में जो मोमेंटम आया क्या था, ये स्टॉप लॉस का मोमेंटम था। एक चीज़ पता लगी, मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये केवल स्टॉप लॉस लेने के लिए आया है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद इस वाली कैंडल को ध्यान से देखो, ये जो पिनवार कैंडल आपको दिख रही है ना, ये पिनवार कैंडल, इस पिनवार कैंडल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम का स्पाइक था वो बहुत बड़ा है, ये वाला वॉल्यूम, और यहाँ पे इस वाले वॉल्यूम को कैंडल को देखो, ये इस कैंडल की वॉल्यूम है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि पिछले सेलिंग कैंडल से और पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं, इन कैंडल से ऊपर जाके ये वॉल्यूम निकला बाइंग साइड में, तो कन्फर्मेशन तो यहीं पे मिल गया था बाइंग साइड में जाने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बाइंग साइड मिल गया, अब हमें वेट करना है प्राइस सेक्शन का। देखो इंडिकेटर का आपने समझ लिया, अब प्राइस सेक्शन को समझो। प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से फॉल किया, ऊपर गया, पहली बार में मार्केट में वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। 2 कैंडल हमें चाहिए थी रेड, दोनों कैंडल मिल गई। उसके बाद यहाँ से मार्केट को ऊपर का डायरेक्शन मिला। तो फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन एक आ रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, पीछे का ये जो जोन है यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट मार्केट के, और तीसरा पिछला जो स्विंग है, इस पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो मेरा कन्फर्मेशन इस जगह पे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ से एक बाइंग एक्टिविटी होगी, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो यहीं से एग्जैक्ट मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम कहाँ तक जाता है, 168 पॉइंट का मोमेंटम होता है। अब मैंने ये ट्रेड मिस क्यों किया, जबकि मेरे पास सारी चीज़ें थी, उसके बाद मैंने मिस क्यों किया, उसके पीछे के सिर्फ एक कैंडल की कहानी है। ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल की कहानी है, जिसकी बेस पर मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा 90 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट नहीं होता, 90 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कम से कम 150 पॉइंट मिले, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि 150 पॉइंट वो भी इतनी जल्दी मिलेगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। मेरा उम्मीद था कि मार्केट 90 पॉइंट तक मेरे को टारगेट देगा, क्योंकि मेरा सेटअप अलाउड कर रहा था। अब सेटअप क्या था, देखो जब भी मुझे बाइंग करना होता है ना प्राइस एक्शन के बेस पे या किसी जोन के बेस पे, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मार्केट गिरा कितनी तेज़ी से। क्या मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 5-5 मिनट की 3 कैंडल का समय लगा है, 5 कैंडल का समय लगा है, या फिर मार्केट 2 कैंडल या 1 कैंडल में गिर गया। तो मेरे हिसाब से मार्केट 1 कैंडल में गिर गया, तो पहला कंडीशन मेरा यहाँ पे वो। दूसरी चीज़, अगर कैंडल गिर भी गया तो कैंडल के हाई से लेके कैंडल के लो तक जो है 130 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कैंडल्स के लो हाई से लेके लो तक 148 पॉइंट है, तो मेरा ये भी क्राइटेरिया निकल गया। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा तो मैं दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे देखता हूँ कि कैंडल की जो बॉडी है वो 90 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल की बॉडी है वो 124 पॉइंट की है। तो दोनों क्राइटेरिया की वजह से, अगर ये दोनों क्राइटेरिया हैं, तो मेरा टारगेट हमेशा बाइंग साइड में 90 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। ये दोनों क्राइटेरिया मेरे पास जो आए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एंटर नहीं लिया, क्योंकि अगर या तो बॉडी टू बॉडी 90 पॉइंट होता तो मैं 90 पॉइंट का टारगेट लेता। अगर टॉप से लेकर लो तक 130 पॉइंट का होता और बॉडी भले यहाँ पे 110 पॉइंट की होती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टॉप से लेकर बॉटम तक 130 पॉइंट के दायरे के अंदर होता तो मैं यहाँ पे 90 पॉइंट के टारगेट के लिए भी प्ले करता। बट दोनों चीज़ों ने मेरे को इस कैंडल ने कन्फर्मेशन नहीं दिया। बाकी वॉल्यूम का कन्फर्मेशन था, EMA का कन्फर्मेशन था, सपोर्ट का कन्फर्मेशन था, उसके बेस पर मैंने ये जो ट्रेड है ना, यहाँ से जो एक ट्रेड बना, ये ट्रेड मिस हो गया। और वैसे भी मैं अगर एंटर कर भी लेता ना, यहाँ पे जबरन मैं एंटर कर भी लेता, तब तक ये वाली कैंडल जो है ना, इस वाली कैंडल से बहुत दूर निकल चुकी थी। ऑप्शन के प्राइस में जाके देखोगे तो इसका डेटा बहुत ऊपर निकल चुका था। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अब स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट मुझे मिलने वाला नहीं है।
तो इसके बेस पर मैंने ये ट्रेड तो छोड़ दिया, ठीक है। ये सेलिंग का क्यों, यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, और ये वाला ट्रेड में अवेलेबल होने के बाद ये वाली कैंडल की वजह से मैं नहीं ले पाया। तो ये मेरी कैंडल की मतलब मेरी स्टडी है कि मेरा जो मैं ट्रेड करता हूँ बाइंग साइड में, तो कैंडल को मैं देखता हूँ कि कैंडल को गिरने में कितना टाइम लगा है, कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है, वो सारी चीज़ों को देखकर हर चीज़ कन्फर्मेशन होने के बाद भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वॉल्यूम को यहाँ पे कर देते हैं हाइड, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बंद कर दी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब ध्यान से देखो, चार्ट पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं, कहाँ कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी चीज़ें चार्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं। फिलहाल ये जो ब्लू जोन है पिछला 5 मिनट के जोन का, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसका काम इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं ज़्यादा खिचड़ी पका के रखता हूँ, वो इसलिए क्योंकि 15 मिनट पर मुझे चीज़ें समझ में आती रहे। अब 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा छोटा करके, अब आपको चार्ट में यहाँ पे दिखाई देगा। देखो जी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, पैरेलल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैसे है यहाँ पे, अब आप देखो ध्यान से। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये पैरेलल ट्रेंड लाइन है, इसका टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको ये देखो पैरेलल ट्रेंड लाइन का टूल है। अगर आप यहाँ पे जाओगे लाइंस वाली इंडिकेटर के अंदर, तो यहाँ पे पैरेलल चैनल मिलेगा, इससे हम पैरेलल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है। तो मैंने ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी क्या चीज़ें फॉलो की हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, पिछला जो स्विंग है और उसकी जो बॉडी है मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया, इसका जो बॉडी है, इसका जो स्विंग है, मैंने इसको कंसीडर किया। इससे क्या होता है, आपको परफेक्ट एक एरिया मिल जाता है। उसके बाद ये 2 लाइन मेरे पास मिल गई, तो तीसरा लाइन मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, चाहे वो ये लाइन मिल जाए, चाहे वो ये लाइन मिल जाए। तो आगे बॉडी कनेक्ट हो या पिन कनेक्ट हो, पिन कनेक्ट होना चाहिए कम से कम। तो मेरे को बॉडी टू पिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ये चौथा या तीसरा कह लो या चौथा कह लो, यहाँ पे एक मिलता है। और ये विक कहाँ पे आता है, जब मार्केट गिर रहा है ना, तो मार्केट गिरने के बाद देखो कहाँ पे आया है, मार्केट गिरने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आया है। उसके अलावा मार्केट अगर गिर रहा है तो कितना गिरेगा, वो भी मैं अभी आपको कंसीडर करके दिखाता हूँ फीबो के बेस पे, कि कितना गिर सकता है, कौन से लेवल पे गिर सकता है। तो एक तो आपको ट्रेंड लाइन की कहानी यहाँ पे समझ में है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी एक सपोर्ट था। मार्केट जब भी ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेता है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। तो एक तो कहानी आपको ये दिख गई। दूसरा, यहाँ पे एक जोन आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। चलो यहाँ तक मार्केट आया नहीं, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। वो मैं अभी वापस लेके आ जाऊँगा, इसको अभी फिलहाल मैं आपको क्लियर समझाने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की जोन है, इस ब्लू कलर की जोन को ध्यान से देखो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या दिखती हैं। ये एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके वापस इस जगह पे आके ऊपर जाता है, और आज भी इसी जगह के आसपास मार्केट आता है। तो एक एरिया मेरे पास ऑलरेडी ये ड्रॉ है, जो कि मेरे को ये दिखा रहा है कि भाई नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप है, ठीक है। नीचे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप है, 500 का लेवल नीचे है, ऊपर 44,000 का PSY लेवल है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं तो बाइंग साइड में मोमेंटम होना चाहिए। रीज़न भी, नीचे अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ना, इनके 61% कम हो चुके हैं। अब सेलर कहाँ पे बैठे हैं, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में ये सेलर बैठे हैं, इनके प्रॉफिट अभी तक कम नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेजरली स्मार्ट मनी के साथ पैसा लगाया, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को हिट किया। तो चांसेस किधर थे, ऊपर जाने के। और मेरे पास सेटअप अगर ऊपर जाने के लिए मेरे को मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि ऐसा यहाँ पे पड़े हैं, तो मैं बाइंग साइड के लिए यहाँ पे मैं प्रेफर करता। बट अफसोस सिर्फ एक कैंडल की वजह से मैं बाइंग साइड में नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अगले दिन ट्रेड मिल जाएगा, अगले दिन भी नहीं मिलेगा, उसके अगले दिन मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड मैं अपनी डिसिप्लिन, अपनी कंडीशंस के मुताबिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुताबिक में क्या होता है, देखो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ना कम से कम 10 बार मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक किया है। उसके बाद जाके मेरे अंदर ये डिसिप्लिन आया है कि जब तक मेरी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं होती ट्रेड की, मैं 1-2 कन्फर्मेशन पे नहीं लूँगा। जबकि मुझे पता है कि मैं ट्रेड छोड़ रहा हूँ और मुझे पता है कि वो ट्रेड छूट जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम हाथ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगले दिन मिल जाएगा ट्रेड, मार्केट कोई बंद थोड़ी हो जाएगा, मार्केट कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद जो ये लेवल था ना ऊपर का, जो यहाँ पे मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाया था कि मार्केट यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 15 मिनट में आ जाओ, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी। सारी चीज़ों को मैं हाइड कर दूँगा अगर तो सब हट जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये एक 43,880 का लेवल दिख रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, इसको हम बोलते हैं POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस दिन के चार्ट से लेके, और ये वाला चार्ट का जो टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क किया गया है। उसके बेस पर मेरे पास एक लाइन निकल के आया है POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि एग्जैक्ट इस जगह पे था जहाँ से मार्केट 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रही है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, और सडनली
यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये रेड कलर का जो जोन है और जो ग्रीन कलर, देखो इन सब के अपने अपने अलग अलग मतलब है। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। फिलहाल आप ध्यान रखो पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, तो वहीं से सडनली मार्केट ने फॉल किया है। एक तो मेरे पास ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री नहीं लिया, ठीक है। सेल साइड तो छूटी गया और यहाँ पे बाइंग साइड मैंने अपने सेटअप की वजह से छोड़ दिया। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब दोबारा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखो मार्केट नीचे गिर रहा है ना, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, कितना नीचे गिरा। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस टूल को पकड़ूंगा और टूल को पकड़ने के बाद मैंने ये एक सेकेंड, ये कैंडल का ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है और ये है हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस ठीक है। तो ग्रीन और रेड को प्रॉपर एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। ये प्रॉपर मैंने मार्क कर लिया। अब आपने मेरे को देखा होगा फीवो को यूज़ करते हुए मैं इस लेवल को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, 0.618, 2.618। मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बताया है कि अगर ये नीचे होता है तो मैं इसको एज ए सपोर्ट लेके चलता हूँ, अगर यही लेवल ऊपर होता है तो मैं उसको एज ए रेजिस्टेंस या एज ए टारगेट लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास नीचे एक लेवल ये निकल के आया कि भाई मेरे पास एक लेवल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक लेवल ये पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई मेरे पास जो ये लेवल पड़ा हुआ है ये एक सपोर्ट का लेवल है। हालांकि इससे 1-2 पॉइंट ऊपर से मार्केट यूटर्न ले गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट मेरे पास आया। तो जब मेरे पास मल्टीपल लेवल्स पड़े हुए हैं और मल्टीपल लेवल्स पे मेरे पास दिख रहा है कि भाई नीचे, अगर मैं इस इंडिकेटर को हटा भी दूँ, चलो इस इंडिकेटर को हटा दिया, तो मेरे पास नीचे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है बाकायदा कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये प्राइस एक्शन नहीं है तो क्या है, ये प्राइस एक्शन नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है। तो यहाँ से मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा ना कि मार्केट का मोमेंटम कुछ ऐसा होगा। तो आपको डिसाइड ये करना है सिर्फ यहाँ पे आप मार कहाँ पे खाते हो, आपको एंट्री कहाँ पे करनी है परफेक्ट, वो एंट्री आपकी मिस हो जाती है। तो एंट्री करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अगर बाइंग साइड जाना है तो पहला मूव आने दो, और पहले मूव के आने के बाद पहला जो स्विंग है ना उसको सेफ होने दो, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई कैंडल मिल जाए ग्रीन, आप ऊपर की तरफ निकल जाओ, आपको ट्रेड वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। सेम इस वाले चार्ट के अंदर आ जाओ, इस वाले चार्ट में आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे मार्केट में एक मोमेंटम अपर साइड को होता है, नीचे की तरफ आता है, वापस मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके जैसे ही जोन निकालता है मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे एक स्विंग लगा के वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये प्राइस एक्शन नहीं है तो क्या है, यही तो प्राइस एक्शन होता है। अब प्राइस एक्शन बेसिकली इसको ट्रेड को लेना कहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया, ये प्राइस एक्शन के बेस पर यानी कि प्राइस काम कर रहा है। क्योंकि देखिए इंडिकेटर आपको बाद में सिग्नल देता है, प्राइस आपको सबसे पहले बता देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस के बेस पर ही इंडिकेटर चलते हैं, इंडिकेटर के बेस पर प्राइस नहीं चलता, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्चुअल में शुरू करेंगे। आज तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई चार्ट में, आज के चार्ट में क्या हुआ, मैं आगे की वीडियो में क्या क्या चीज़ें करूँगा, क्या क्या चीज़ें नहीं करूँगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम फिबोनाची के बारे में यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची को किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, फिबोनाची का हम लेवल किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये टारगेट के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, स्टॉप लॉस के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, रिट्रेसमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन कौन से पॉइंट से रिट्रेसमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कैंडल स्टिक के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, कैंडल स्टिक में कैसे आप प्राइस सेक्शन में कौन सी कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स के बारे में लाइक CPR इंडिकेटर और जो हमारा EMA का इंडिकेटर है, EMA के बारे में हम पढ़ेंगे कि EMA को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से EMA को फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक या एक कमेंट तो जरूर कर दिया करो। भले ही आपको कमेंट में लगता है कि वीडियो में कुछ चीज़ें सीखने को नहीं है, तो कम से कम एक एडवाइस वाला कमेंट भी आप मुझे कर सकते हो कि भाई वीडियो के अंदर ये मेरे को समझ में नहीं आया, या वीडियो काम का है कि नहीं है। तो एटलीस्ट मुझे इससे पता लग जाएगा कि जो कॉन्टेंट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो कितने लोगों के समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उसके अंदर क्या सुधार करनी चाहिए, क्या सुधार नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो देख के केवल जाया मत करो, उस पर लाइक कर दिया करो, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली मैं ऐसे ऐसे कंटेंट बना के डालूंगा जो लोग पेड कोर्स में लेके डालते हैं। देखो मैं पेड कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करता, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है भैया, मैं आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में या 2 महीने में मैं आपको ट्रेडर नहीं बना सकता। मैं कम से कम जो चीज़ें मैं जानता हूँ वो मुझे पता है कि मैं वो चीज़ आप तक डिलीवर करने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, और मुझे पता है स्टॉक मार्केट में 6 महीने किसी के पास है ही नहीं। लोग आना चाहते हैं, कोई मैजिकल सेटअप देखना चाहते हैं, मेडिकल इंडिकेटर देखना चाहते हैं, और उस मैजिकल सेटअप के व्यापार वो पैसा कमाना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं। 6 महीने किसी को नहीं लगाना, किसी को यहाँ पे इंतजार नहीं करना है, किसी को जो कोर्स बताया गया, जो पैटर्न बताया गया उस पर किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो जब तक लोग नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे,
पेड मेंबरशिप लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एक लंगड़े की तरह काम होती है। ये सब चीज़ें एक बैसाखी की तरह आपको लंगड़ा बना रही है। जब तक आप खुद यहाँ पे मेहनत करना नहीं जानोगे, जब तक आप चार्ट के पीछे की कहानी खुद नहीं समझोगे ना, तब तक आप लगा लो कि आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अगर आप टेलीग्राम पे पैसा कमा रहे हो, कई लोग लाइव आके सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो, लाइव आने के लिए मैं भी लाइव आ सकता हूँ, लेकिन लाइव आके क्या होगा? आपको लगता है कि लाइव आके आप सीख सकते हो? नहीं, आप लाइव आओगे मेरे साथ सीखने के लिए नहीं, आप लाइव आओगे वहाँ पे पैसा कमाने के लिए। और जब आदमी पैसा कमाने के लिए आता है तो लाइव चार्ट में उसको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि चार्ट को लाइव मार्केट में देखो तो समझ में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ट को एक्चुअल में आपको समझना है, फील करना है, मेहनत करनी है, तो मार्केट बंद होने के बाद जो चीज़ें आपको चार्ट में दिखाई देती हैं वो लाइव मार्केट में दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, कौन सी कैंडल स्टिक पे क्या होने वाला है, मार्केट में कौन सा डायरेक्शन में मूव आने वाला है। सिर्फ एंट्री की एक चीज़ होती है कि एंट्री कैसे लिया जाए, तो एंट्री के लिए भी धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।